नमस्कार, मैं विख्यात द्विवेदी आप सभी तर्कसंगत बुद्धिजीवियों को साहित्य सभा की ओर से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि संसदीय वाद विवाद क्या होता है और इसके साथ ही साथ हम हिंदी विवाद के इस प्रारूप की विशेषताएं जानते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य हिंदी वाद विवाद अथवा भाषणों से यह किस प्रकार से भिन्न होता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि संसदीय वाद विवाद नाम सुनते ही जो कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्या संसदीय वाद विवाद संसद से संबंधित है अथवा इसका राजनीति अथवा संसद इत्यादि से कोई लेना देना है। तो इसका सामान्य उत्तर है नहीं। इसका नाम केवल संसदीय वाद विवाद है, वह सिर्फ इसका नाम है, इसका और कोई मतलब नहीं है। और इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका प्रारूप और इसके जो टर्म्स हैं, शब्दावली जो है इसकी है, वह संसद से थोड़ी बहुत मिलती जुलती। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में यह संसदीय वाद विवाद के प्रारूप की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह क्या होता है। सबसे पहले समझने की बात है कि संसदीय वाद विवाद टीम्स के रूप में होता है और प्रत्येक टीम में 2 मेंबर्स होते हैं, अर्थात 2 टीम्स के बीच में मैच होगा और प्रत्येक टीम में 2 मेंबर होंगे। एक टीम होगी जो पक्ष बोलेगी, एक टीम होगी जो कि विपक्ष में बोलेगी किसी भी विषय के। पक्ष का पहला वक्ता जो होता है अर्थात फर्स्ट स्पीकर पक्ष का, उसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं तथा दूसरे स्पीकर को उप प्रधानमंत्री बोलते हैं। विपक्ष के पहले वक्ता को हम नेता विपक्ष बोलते हैं और पक्ष के दूसरे वक्ता को हम उपनेता विपक्ष बोलते हैं। इसके अलावा उनकी इस प्रतियोगिता को, उनके इस वाद विवाद को, उनके इस बहस को जज करने के लिए निर्णायक अथवा अधिनिर्णायक होते हैं। अधिनिर्णायक हमारी उस डिबेट को, उस वाद विवाद को सुनकर उसका फैसला सुनाते हैं कि पक्ष जीता अथवा विपक्ष जीता। अधिनिर्णायक अपने अनुसार वाद विवाद को समेटते हुए उस पर भाषण के माध्यम से यह एनालिसिस करते हुए या विश्लेषण करते हुए बताता है कि किन किन तर्कों के आधार पर उसने पक्ष की टीम को जितवाया है अथवा विपक्ष की टीम को जितवाया है। यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि जीतती टीम है, इंडिविजुअल यहाँ पर कोई न जीतता है ना हारता है। यदि आपकी टीम जीतती है तो अब पूरी आपकी टीम जीतेगी, ना कि कोई एक वक्ता इत्यादि। तो आप जब भी यहाँ पर खेलते हो एक दल के रूप में खेलते हो, एक टीम के रूप में खेलते हो। इसके अतिरिक्त वाद विवाद में जो टीम जीतती है वह दोनों तो compete कर ही रहे होते हैं, तभी वह वाद विवाद कर रहे होते हैं, उनके बीच में तो प्रतियोगिता चल ही रही होती है। परंतु कई जगहों पर अधिनिर्णायकों के बीच में भी प्रतियोगिता चलती है। उदाहरण के तौर पर IIT BHU द्वारा कराए जाने वाले तर्कसंगत में निर्णायकों के बीच भी प्रतियोगिता होती है। इस निर्णायकों के बीच प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, इसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले मैं इस प्रारूप को स्पष्ट शब्दों में विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले एक संसदीय वाद विवाद की एक विशेषता को समझना जरूरी है। वह विशेषता है कि यहाँ पर आपको त्वरित सोचने के लिए और पक्ष और विपक्ष दोनों में त्वरित सोच पाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो यह कि आपको संसदीय वाद विवाद का विषय जब दिया जाता है उसके 15 मिनट के उपरांत ही, जो प्रिपरेशन टाइम होता है 15 मिनट अथवा 10 मिनट का, उसके उपरांत ही तुरंत प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसके कहने का यह मतलब है कि किसी विषय को दिए जाने के 15 मिनट के भीतर भीतर आपको न सिर्फ अपना बल्कि एक टीम के तौर पर अपना पूरा वक्तव्य, अपने पूरे सभी बिंदु तैयार करने होते हैं और इस त्वरित और इस माध्यम से आप त्वरित रूप से तर्कों को खंगाल पाने के लिए, सोच पाने के लिए और उससे अपना भाषण और अर्थात वक्तव्य तैयार करने के लिए सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त
चूंकि जैसा मैंने बोला कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में सोचना आना चाहिए, उसके पीछे का कारण यह है कि संसदीय वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष का चयन आपके हाथ में नहीं होता है। पक्ष अथवा विपक्ष का चयन टॉस के माध्यम से होता है। यदि टॉस आप जीतते हो तब तो आपके पास चॉइस उपलब्ध होती है कि आप पक्ष ले रहे हो अथवा विपक्ष ले रहे हो। अगर आप हारते हो तो सामने वाली टीम के पास मौका होता है कि वह पक्ष अथवा विपक्ष ले लें और बची हुई जो साइड है वो आपकी होगी। अर्थात यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत सारे ऐसी प्रायिकता होती है कि आपको ऐसे विषय के विपक्ष में बोलने को मिले जिसके सामान्यतः आप पक्ष में रहते हो। अर्थात जैसे कि यदि कोई विषय है कि भारत में सिगरेट पीना बैन होना चाहिए, तो हो सकता है सामान्यतः आप इस विषय के पक्ष में हो, परंतु चूंकि आप टॉस हारे हो तो आपको इस विषय के विपक्ष में बोलना होगा। अब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर किसी के साथ कोई नुकसान वाली बात या फिर अनफेयर किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि संसदीय वाद विवाद के जो विषय होते हैं वे ऐसे विषय होते हैं जो ना पक्ष और ना विपक्ष की साइड झुके हुए हों। अर्थात वे ऐसे ही विषय होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बिंदु हों। अर्थात अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विषय मिलने के 15 अथवा 10 मिनट के प्रिपरेशन टाइम के ओवर हो जाने के पश्चात आपको तुरंत आकर के उस विषय पर वाद विवाद करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब यह समझने की ज़रूरत है कि जब प्रिपरेशन टाइम ओवर हो गया, अर्थात जब वाद विवाद प्रारंभ होता है, तब इसका प्रारूप क्या होता है। अर्थात इसका जो मेन प्रारूप होता है जो कि इसे बाकी वाद विवाद से भिन्न बनाता है और इसकी जो विशेषताएं होती हैं वह जानने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दो टीम होती हैं, एक टीम पक्ष में होगी, एक टीम विपक्ष में होगी, जो कि टॉस के माध्यम से निर्धारित हो चुका है। उदाहरण के तौर पर दो टीम हैं, एक है ए और एक है बी। तो टीम ए मान लीजिए पक्ष में है और टीम बी विपक्ष में है। तो पहले टीम 1 का अर्थात टीम ए का एक वक्ता आएगा जो कि उस टीम का प्रथम वक्ता होगा, उसे हम प्रधानमंत्री बोलेंगे। वह आकर के सामान्य समय में, उदाहरण के तौर पर 6 मिनट, अधिकतर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो स्टैंडर्ड टाइम होता है स्पीच का वह 6 मिनट होता है और कुछ कुछ जगहों पर यह 5 मिनट भी होता है, परंतु सामान्यतः एक फुल स्पीच का जो समय सीमा होती है वह 6 मिनट होती है। तो पक्ष का प्रथम वक्ता आएगा और 6 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करेगा, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात विपक्ष का प्रथम वक्ता आएगा जो अपने विचार प्रस्तुत करेगा, फिर पक्ष का दूसरा वक्ता, फिर विपक्ष का दूसरा वक्ता। अर्थात पहले पक्ष, फिर विपक्ष, फिर पक्ष, फिर विपक्ष। पहले प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद विपक्ष का पहला वक्ता अर्थात नेता विपक्ष, जिसको हम लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोलते हैं, वह आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के पश्चात पक्ष का दूसरा वक्ता, जिसे हम उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, वह आएगा। तत्पश्चात विपक्ष का दूसरा वक्ता, जिसे हम उपनेता विपक्ष अथवा डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, वह आएगा। और सभी लोग, चारों वक्ता, अपनी स्पीच 6 मिनट के समय सीमा में पूरी करेंगे। सबकी समय सीमा समान होती है। इसी के साथ हमारा स्पीच का राउंड, हमारा वक्तव्य चरण समाप्त होता है। परंतु इसके पश्चात थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक दे करके, उदाहरण के तौर पर 2 मिनट का ब्रेक दे करके प्रश्नोत्तरी होती है। प्रश्नोत्तरी में एक वक्ता आता है और सामने वाली टीम उससे प्रश्न पूछती है और ये सारे वक्ताओं को एक एक करके आना पड़ता है। अर्थात चारों वक्ताओं को उत्तर देने के लिए उपस्थित होना पड़ता है और सामने वाली जो उनकी विरोधी टीम होती है वह उनको प्रश्नों की झड़ी में फंसाती है, उनसे उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई व्यक्ति जो उपस्थित होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, उससे प्रश्नोत्तरी की जाती है, वैसे ही परंतु उससे थोड़ी अधिक कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद एक प्रतियोगिता के तौर पर हो रही है, तो एक कॉम्पिटिटिव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें जो वक्ता उपलब्ध होता है उसके सामने वाली टीम उससे ऐसे प्रश्न पूछती है जिससे में वह फंसे और
जिस प्रश्नों के उत्तर ना दे पाने से उन यदि वह पक्ष का है तो वह उसके पक्ष के बिंदु कट जाएं, अर्थात उसके पक्ष के जो स्टैंड है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएं। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सामने वक्ता होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन प्रश्नों का उत्तर दे। उदाहरण के तौर पर यदि वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय यही था जो मैंने पहले उदाहरण दिया कि क्या भारत में सिगरेट को बैन कर देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जब अपने प्रश्नोत्तरी के लिए उपस्थित होगा तो उससे विपक्ष कुछ उससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। उदाहरण के तौर पर उससे यह पूछ सकता है कि महोदय आप यह बताइए कि भारत सरकार की जो आमदनी होती है सिगरेट के माध्यम से, उसमें जो लॉस होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से साफ साफ समझाता हूँ कि ये चारों वक्ताओं का जो प्रश्नोत्तरी होती है वह कैसे होती है। इससे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि प्रश्नोत्तरी में चारों वक्ताओं को एक एक करके आना ही पड़ता है और प्रत्येक वक्ता से प्रश्न पूछने का सामान्य समय 3 मिनट होता है। 3 मिनट में आपको उससे जितने प्रश्न पूछने हैं आप पूछ लीजिए और प्रश्न कोई भी जो वक्ता है उसकी अपोजिट टीम में से कोई भी मेंबर पूछ सकता है, क्योंकि आप प्रश्न एक टीम के तौर पर पूछते हो। और चारों वक्ताओं को चूंकि आना होता है तो उनका क्रम इस प्रकार से होता है कि पहले विपक्ष पक्ष के किसी एक वक्ता को बुलाएगा, तो वह प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है, उप प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है अपनी सुविधा अनुसार। फिर पक्ष विपक्ष के एक वक्ता को बुलाएगा, वह लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुला सकता है, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुला सकता है। तत्पश्चात पक्ष का बचा हुआ वक्ता, अर्थात यदि पहले प्रधानमंत्री को बुलाया गया था तो उप प्रधानमंत्री जो बचा है वह आएगा और इन तीनों के पश्चात जो बचा हुआ चौथा जो वक्ता होगा जो कि विपक्ष की ओर से होगा, बचा हुआ वक्ता वह उपस्थित होगा। इन सभी से 3-3 मिनट में सामने वाली साइड प्रश्न पूछेंगी और इसके पश्चात दूसरा वक्ता आएगा, तीसरा वक्ता आएगा, चौथा वक्ता आएगा। जब चारों वक्ताओं के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाएंगे तत्पश्चात यह प्रश्नोत्तरी का चरण भी समाप्त होगा। मैंने पहले बताया था प्रथम चरण होता है जो कि वह होता है भाषण का, उसके पश्चात 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक देते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी का राउंड होता है, फिर प्रश्नोत्तरी के पश्चात 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक देकर के प्रत्युत्तर भाषण का राउंड होता है, अर्थात रिप्लाई स्पीच होती है। प्रत्युत्तर भाषण में पहले विपक्ष आकर के 2 मिनट में अपने पूरे डिबेट की समरी रखता है और यह बताता है कि पूरी डिबेट में विपक्ष ने क्या क्या बिंदु प्रूव किया और विपक्ष कैसे इस डिबेट को जीत रहा है। तत्पश्चात तुरंत पक्ष आता है और वह 2 मिनट में अपनी रिप्लाई स्पीच में यह बताता है कि किस प्रकार से पक्ष इस डिबेट को जीत रहा है और पक्ष के कौन कौन से बिंदु यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं। इसके पश्चात वाद विवाद के तीनों चरण समाप्त हो जाते हैं और यह वाद विवाद का यहाँ पर अंत होता है। इस वाद विवाद का निर्णयन करने के लिए अधिनिर्णायक उपलब्ध रहते हैं जो कि इस पूरी डिबेट को सुनते हैं, उनके बिंदु लिखते हैं, कौन सी साइड क्या कहना चाह रही है यह अपने नोटपैड में लिखते हैं और इसके पश्चात वह 5 से 7 मिनट के करीब अपने उन नोट्स को दोहरा करके अपना डिसीजन तैयार करके आते हैं और उसके पश्चात वर्डिक्ट के साथ वह पूरा विश्लेषण करते हैं 7 मिनट के भीतर कि किस प्रकार से कौन कौन से तर्कों में पक्ष की विजय हुई और कौन कौन से तर्कों पे विपक्ष थोड़ा सा भारी रहा। और इसके पश्चात वह कंक्लूजन निकालते हैं कि एट द एंड ऑफ द डिबेट किस प्रकार से पक्ष जीत रहा है अथवा विपक्ष जीत रहा है, अर्थात मोशन यहाँ पर फॉल हो रहा है या फिर पास हो रहा है, अर्थात इस विषय को पारित किया जाता है अथवा यह विषय पारित नहीं हो पाता है। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि अधिनिर्णायक को भी यहाँ पर पूरे ढंग से विश्लेषण देना होता है जिसके माध्यम से टीम्स, जो कि जीतने वाली भी टीम होती है, हारने वाली भी टीम होती है, पक्ष और विपक्ष की जो दोनों टीम होती हैं, टीम ए और टीम बी वे दोनों की दोनों टीम अधिनिर्णायक का भाषण सुनते हैं और यदि अधिनिर्णायक ने
जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें वह यह समझा नहीं पा रहा है कि उसने सामने वाली टीम को किस प्रकार से जिताया और आपको किस प्रकार से हराया, अथवा आपकी टीम को कैसे जिताया और सामने वाली टीम को कैसे हराया, उनके यदि वह उस डिबेट को समझ नहीं पा रहा है तो आप उसे कम रेटिंग देंगे, कम आप उसे स्कोर देंगे। और उसके पश्चात अगर आपका जो कि स्कोर होगा वह मायने इसलिए रखता है क्योंकि उस अधिनिर्णायक के जो अंक होते हैं वह अंक उस अधिनिर्णायक प्रतियोगिता में यूज किए जाते हैं। कई कई जगहों पर अधिनिर्णायकों के बीच में प्रतियोगिता नहीं रहती है, उनके पास अपने इनवाइटेड एडजुडिकेटर अर्थात जो आमंत्रित अधिनिर्णायक होते हैं अथवा उनके स्वयं के जो अधिनिर्णायक होते हैं वह उपलब्ध रहते हैं। परंतु जहां पर अधिनिर्णायक कंपटीशन चल रहा होता है वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ, वहां पर अधिनिर्णायकों को भी उनके भाषण के आधार पर अंक दिए जाते हैं और वह अंक उन्हें टीम्स देती हैं, जैसा कि मैंने बताया। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना होता है, यह पैमाना नहीं होता है कि आपको हरा दिया तो आप उसको कम नंबर दे रहे हो, यदि वह और आपको जिता दिया तो आप उसे ज्यादा नंबर दे रहे हो। यदि अधिनिर्णायक ने आपको जिताया है परंतु सही कारण नहीं बताया है, अपनी बातों को सही से विश्लेषित करके नहीं बताया है कि किस तर्क पर, किन किन तर्कों पर आपको उसने विजय दी है, तो आप उसे कम नंबर देंगे। और यदि उसने भले ही आपको हराया है परंतु उसने यह चीज जस्टिफाई की कि किस प्रकार से सामने वाली टीम का पलड़ा भारी था, तो आप उसे अच्छे अंक देंगे। सामान्य तौर पर अधिनिर्णायकों को 10 में से अंक देने होते हैं। यदि वह बिल्कुल सही अपना डिसीजन देता है तो आप उसे 10 में 10 देते हैं। यदि वह सारी चीज़ों को ढंग से समझाता है और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है अधिनिर्णायक का डिसीजन, तो आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि आप उनसे प्रश्न नहीं पूछते हैं तो यह समझा जाता है कि आपको उनका निर्णय पूरी तरीके से मान्य है और उसमें आपको कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर यह भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अधिनिर्णायक का जो वर्डिक्ट होता है वह जब वह दे देता है उसके पश्चात वह बदला नहीं जा सकता है, अथवा भाषण के बीच में भी वह बदला नहीं जा सकता है। पहले अधिनिर्णायक अपना वर्डिक्ट सबमिट करता है, लिख करके दे देता है कि कौन सी साइड जीती है, उसके पश्चात वह अपना भाषण देता है। तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके डिसीजन को सुन रहे होते हैं और जो आपको नहीं समझ में आया होता है उससे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए और जानने के लिए, और उसके आधार पर आप उन्हें अंक भी देते हैं। तो यहां तक हमने जाना कि कैसे एक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता संपूर्ण होती है। अब तक मैंने आपको यह समझा दिया है कि किस प्रकार से एक संसदीय वाद विवाद पूर्ण होता है। अब मैं आपको विस्तार से यह समझाऊंगा कि पक्ष और विपक्ष के जो वक्ता होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं और किस स्पीच में उन्हें कौन सा कार्य करना होता है, तत्पश्चात प्रश्नोत्तरी में उन्हें किस प्रकार के प्रश्न पूछने होते हैं और प्रत्युत्तर भाषण में क्या करना होता है। इसके पश्चात मैं यह भी समझाऊंगा कि एक अधिनिर्णायक को किस प्रकार से अपना निर्णय सुनाना होता है और उसके निर्णयन के जो कसौटी होती है, जो पैमाने होते हैं, वह भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि संसदीय वाद विवाद को एक सामान्य हिंदी वाद विवाद से पृथक करती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तर्कों की महत्ता होती है। यहाँ पर ना आपके भाषण का धारा प्रवाह काम करता है और ना ही आपने किस प्रकार के सुंदर शब्दों का चयन किया है वह काम करता है। ना यहाँ पर आपके रिटॉरिक्स काम करते हैं, ना आपकी वक्र पटुता यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर आप कोई भी ऐसी बात जो कि कैची हो अथवा इम्प्रेशन डालने के लिए जो बातें कही जाती हैं, जो शायरियाँ बोल दी जाती हैं, जो किसी के कोटेशंस यूज़ कर लिए जाते हैं, वो सब का यहाँ पे ना कोई महत्ता होती है, बल्कि आप उसे यूज़ करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इनके आपको एक भी एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलता है। इनफैक्ट आप अपने जो आपको समय दिया गया है 6 मिनट का, उस समय की बर्बादी करते हो जब आपको यहाँ पर शायरी बोल देते हो, कोई एक ऐसी लाइन बोल देते हो जो थोड़ी इंप्रेशन डालने वाली लाइन होती है, किसी रिटॉरिक्स का आप यूज़ कर लेते हो, अथवा किसी भी बात को ऐसे ही बोल देते हो बिना तर्कों के आधार पर, बिना उस चीज़ को समझाए हुए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की महत्ता नहीं होती है। तो महत्ता होती किसकी है? महत्ता होती है सिर्फ और सिर्फ तर्क और उसके विश्लेषण की। यहाँ पर तर्क के विश्लेषण की कितनी महत्ता होती है यह समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि हिंदी संसदीय वाद विवाद में
जब निर्णय दिया जाता है तो अधिनिर्णायक को यह बोला जाता है कि आप एक बच्चे हो। अर्थात जब एक अधिनिर्णायक होता है तो वह एक बच्चे के रूप में उस डिबेट को सुनता है, अर्थात उसे कुछ नहीं पता होता है। डिबेट में उसके कोई भी खुद के विचार नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वाद विवाद यह हो रहा है कि भारत में आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं बल्कि आय के आधार पर होना चाहिए, तो यदि अधिनिर्णायक के कोई खुद के विचार हैं, उसे कोई बिंदु खुद पर्सनली अच्छा लगता है किसी एक साइड से, अथवा किसी एक साइड ने कोई बात ऐसी बोली जो कि उन्होंने समझा ही नहीं लेकिन अधिनिर्णायक बिना उनके कहे ही समझ गया, तो यह सब यहाँ पे मान्य नहीं होता है। अपितु बल्कि कोई अधिनिर्णायक ऐसा करता है तो न सिर्फ उसे अंक कम दिए जाएंगे, अपितु यदि रिकॉर्डिंग के माध्यम से अथवा किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को यदि वह बात रिपोर्ट की जाती है तो हो सकता है कि उस अधिनिर्णायक के अगेंस्ट इक्विटी कंप्लेन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णायक होता है उसे अपनी बायस्डनेस पूरी तरीके से इतर रखनी होती है। यहाँ पर यदि सामने वाली साइड आपके तर्कों का खंडन नहीं करती है तो आपके तर्क चाहे जैसे भी हो वो वैसे के वैसे ही अधिनिर्णायक के द्वारा मान्य होते हैं। अर्थात अधिनिर्णायक को वो बिंदु मानने पड़ते हैं जिन बिंदुओं की काट सामने वाली टीम ने देने की ना कोशिश की है ना दिए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर कोई साइड ऐसी है जो कि आके बोल जाती है कि भारत की राजनीति बहुत अच्छी राजनीति है और यहाँ पे सारे राजनेता जनता के हित के विषय में कार्य करते हैं और यहाँ के सारे किसी भी राजनेता ने ना आज तक भ्रष्टाचार किया है और ना वो कभी आगे सामने वाले आने वाले समय में करेंगे, तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो हम बता रहे हैं उस प्रकार से होनी चाहिए। तो यह तर्क कितना ही असत्य क्यों ना हो, कितना ही तर्कहीन क्यों ना हो, परंतु यदि सामने वाली साइड अर्थात यदि यह पक्ष बोल रहा है तो विपक्ष, और यदि यह विपक्ष बोल रहा है तो पक्ष यदि इस बात का खंडन नहीं करता है, इन बिंदुओं को नहीं काटता है, तो उन बात को आप कभी भी कंसीडर ही नहीं करोगे एक अधिनिर्णायक के तौर पर। तो एक वक्ता को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको सामने वाली साइड की सारी बातों को काटना पड़ेगा, नहीं तो वह इस्टेब्लिश हो जाएंगी, और समझाना भी पूरी तरीके से पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि निर्णायक एक बच्चा होता है, उसकी बायसनेस पूरी तरीके से हट चुकी होती है उस डिबेट में, और वो उसको आप जब तक खुद नहीं समझाओगे, खुद ढंग से समझाओगे नहीं, सामने वाला जो अधिनिर्णायक है वह आपकी बातों को बिना विश्लेषण के नहीं मानेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप ऐसा कहते हो कि भारत में जाति के आधार पर आरक्षण होने की वजह से लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो भले ही यह बात एक अधिनिर्णायक के तौर पर मान लीजिए अधिनिर्णायक सी है और सी अधिनिर्णायक को किसी टीम ए अथवा बी द्वारा कही गई इस बात से पूरी तरीके से सहमति है, परंतु जिस टीम ने यह बात बोली थी उसने इस बात को समझाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में दिया था, तो भी यह बात माननी ही नहीं होगी, क्योंकि यह बात के पीछे के तर्क दिए ही नहीं गए, यह बात सिर्फ कह करके चले गए। तो अधिनिर्णायक चूंकि बच्चा होता है, चूंकि एक बालक के तौर पर निर्णयन करता है, तो उसे यह बात जब तक तर्कों के माध्यम से सामने वाली टीम पूरी तरीके से समझाती नहीं है तब तक उस बात को मान्य नहीं माना जाता है एडजुडिकेटर द्वारा, उस बात की वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि उस बात का एनालिसिस नहीं हुआ। अर्थात कोई भी बिंदु यहाँ पर तभी मान्य होगा जब उसका विश्लेषण होगा। आप जो चीज बता रहे हो वह क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, वह आप जब तक प्रूफ नहीं करोगे तब तक आपके स्टेटमेंट्स की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। अर्थात इसी उदाहरण में यदि आप स्टेटमेंट तो आपने दे दिया कि भारत में जातिगत आरक्षण के कारण भारतीय लोगों में मनमुटाव बढ़ रहा है, परंतु आपने यह बात बोली परंतु इसको प्रूफ नहीं किया। तो चूंकि आपने इस बात को प्रूफ नहीं किया है, इसलिए यह बात एडजुडिकेटर नहीं समझेगा, उसे नहीं समझनी चाहिए, इसलिए यह बिंदु आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ARE फॉर्मूला, अर्थात आपका एसर्शन, A फॉर एसर्शन, R फॉर रीजनिंग और E फॉर एग्जाम्पल। और कुछ लोग AREA को भी यूज करते हैं, अर्थात आपका एसर्शन, फिर उसकी रीजनिंग, फिर एग्जाम्पल और फिर उसका एनालिसिस।
एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑप्शनल पार्ट होता है। यदि आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो आप उसे कोट कर सकते हो, नहीं हो तो आप उसे नहीं कोट करिए। जो भी तर्क और बिंदु यहाँ पर AREA अथवा ARE के बिना दिए जाएंगे, जिसमें एग्जाम्पल चूंकि ऑप्शनल होता है मैंने बोल ही दिया, अर्थात जो भी आप स्टेटमेंट तो आप बोलोगे ही, असर्शन तो दोगे ही, परंतु आप क्या मिस कर सकते हो? आप रीजनिंग मिस कर सकते हो, आप उसके तर्कों का विश्लेषण मिस कर सकते हो, उसका एनालिसिस मिस कर सकते हो। तो यदि आपने वह विश्लेषण और आपने उन तर्कों के माध्यम से उसे समझाया नहीं, सिर्फ एजर्शन के रूप में बोल दिया, सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में बोल दिया, तो उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, उन्हें स्टैब्लिश नहीं माना जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बातों का खंडन नहीं किया गया है, यदि मान लीजिए किसी साइट ने ARE के रूप में किसी बिंदु को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो नो मैटर उस बिंदु के तर्क कितने कमज़ोर हों और वह बिंदु कितना कमज़ोर हो, अथवा उसका एक सामान्य सा काट आप एडजुडिकेटर के मन में भी, मस्तिष्क में भी आ रहा हो, परंतु यदि वह सामने वाली टीम द्वारा नहीं बोला गया है तो उस बिंदु को वैसे के वैसा माना ही जाएगा। परंतु यदि वह ARE के फॉर्म में नहीं था तो आप उसे नहीं मानोगे। तो यह सब बातें न सिर्फ निर्णायक को ध्यान में रखनी होती हैं, अपितु एक वक्ता को भी इन बातों को ध्यान में रखना ही होता है, क्योंकि आपका निर्णय इन्हीं बातों के आधार पर किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर विस्तार से यह समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और उपनेता विपक्ष के कार्य क्या होते हैं। आपका स्पीकिंग ऑर्डर, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले प्रधानमंत्री आएगा, फिर नेता विपक्ष, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर उपनेता विपक्ष। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि सबको ध्यान में रखना चाहिए, वह यह है कि डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात विपक्ष का दूसरा वक्ता कोई भी नए बिंदु अपनी स्पीच में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता है। अर्थात वो बिंदु जो कि ना प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए हैं, ना उप प्रधानमंत्री द्वारा, और ना ही नेता विपक्ष द्वारा, वह चौथा वक्ता आकर के उन बिंदुओं को नहीं बोल सकता है। और उसका कारण आप आगे समझिए। तो मैं बताता हूं कि पहले प्रधानमंत्री जो आता है वह क्या कार्य करता है। प्रधानमंत्री का कार्य, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, चूंकि वह पक्ष का वक्ता होता है, प्रथम वक्ता होता है, तो वह एक वक्ता के तौर पर आता है, सदन को परिभाषित करता है, अर्थात यह बताता है कि यह सदन किसका है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विषय है जिसमें वह चाहता है कि नारीवादियों के बीच में इन विषयों का चर्चा की जाए, तो वह नारीवादियों का सदन बना सकता है। उसे लगता है कि यह तर्कसंगत व्यक्तियों का सदन होना चाहिए, एक बुद्धिजीवियों का सदन होना चाहिए, तो बुद्धिजीवियों का सदन बना सकता है। जो सदन वह बनाएगा उसी के आधार पर इस पर डिबेट होगी, उसी के बिंदु यहाँ पर उसी सदन के बिंदु यहाँ पर मान्य होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने नारीवादियों का सदन बनाया है, तो उस सदन में कभी भी ये बात आप नहीं बोल सकते हो, चाहे विपक्ष के ही वक्ता क्यों ना हो, आप ये बात कभी भी नहीं बोल सकते हो कि भाई महिलाएं पुरुष से बराबर नहीं होती हैं, उनसे कमजोर होती हैं, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि सदन जो है वो नारीवादियों का है। तो प्रधानमंत्री आके सदन को परिभाषित करता है, विषय में जो चीज़ें दी गई हैं, जो शब्द दिए गए हैं, जो टर्म्स हैं, उनको परिभाषित करता है कि ये टर्म्स क्या क्या होते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने बताया, उदाहरण दिया था कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए अथवा आय के आधार पर होना चाहिए। यदि मान लीजिए मोशन है कि सदन का मत है कि आरक्षण का आधार आय होनी चाहिए, ना कि जाति, तो यहाँ पर पक्ष का जो प्रथम वक्ता प्रधानमंत्री आएगा, वह पहले तो सदन को परिभाषित करेगा, फिर शब्दों को परिभाषित करेगा कि आय के आधार पर आरक्षण से यहाँ पर क्या तात्पर्य है और जाति के आधार पर आरक्षण से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। फिर वह 6 मिनट में अपने सभी बिंदु रखेगा। तत्पश्चात नेता विपक्ष आएगा। वह यदि प्रधानमंत्री द्वारा किसी विषय के किसी टर्म को छोड़ दिया गया है अथवा उसे परिभाषित गलत तरीके से किया गया है, तो वह अपनी परिभाषा दे करके अपनी परिभाषा को वहाँ पर इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करेगा। तत्पश्चात वह अपने बिंदु, यानी कि ऑपोजिशन के जो बिंदु हैं, उस मोशन के विपक्ष में जो बिंदु है वह बोलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि यही मोशन था तो इसमें पक्ष ने आके ये बिंदु बोले थे कि किस प्रकार से यदि भारत में आय के आधार पर आरक्षण होगा तो यह फायदेमंद होगा, तो विपक्ष आके यह बोलेगा कि जाति के आधार पर आरक्षण होगा तो वह फायदेमंद होगा, और उस पर अपने बिंदु वह बताएगा। उसके साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर प्रधानमंत्री की बातों का खंडन अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप यदि उन बातों का खंडन करोगे नहीं तो वो बातें तो एज इट इज
एडजुडिकेटर मान ही लेगा, क्योंकि आपने उनके तर्कों का खंडन तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को यानी कि नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री की बातों का खंडन करना होता है। तत्पश्चात उप प्रधानमंत्री आता है, जो कि नेता विपक्ष की बातों का खंडन करता है और प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाता है। तत्पश्चात यहां पर उपनेता विपक्ष आता है, जो कि नए बिंदु तो नहीं ला सकता है, क्योंकि अब वह नए बिंदु लाएगा तो फिर उसके बाद तो किसी वक्ता को आना नहीं है, तो नए बिंदुओं का खंडन तो किया नहीं जा सकता है। तो अब वह केवल और केवल प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बिंदुओं का खंडन करता है, और वह नेता विपक्ष द्वारा पहले ही जो बिंदु दे दिए गए थे उसका और एनालिसिस कर देता है और उन्हें अच्छे से स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से हमने यह भी जान लिया कि क्या स्पीकर रोल्स होते हैं। अब अंत में मैं दो बातें और समझा करके इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक बात जो कि होती है स्पीकर स्कोर्स की, वह आप समझिए। तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि मोशंस के आधार पर यानी विषयों के आधार पर भार क्या होता है। तो पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि स्पीकर स्कोर्स की रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर स्पीकर स्कोर्स कौन देता है? स्पीकर स्कोर अधिनिर्णायक देता है। किसको देता है? चारों वक्ताओं को देता है। उन चारों वक्ताओं को उनके स्पीचेस के आधार पर भी अंक दिए जाते हैं और उनको उनके प्रश्नोत्तरी के आधार पर भी अंक दिए जाते हैं। कुछ जगहों पर रिप्लाई स्पीच अर्थात प्रत्युत्तर भाषण के भी अंक होते हैं और अधिकतर जगहों पर उनके अंक नहीं होते हैं। अब मार्किंग रेंज आपको समझने की ज़रूरत है। भाषण राउंड चूंकि 6 मिनट का होता है और प्रश्नोत्तर राउंड चूंकि प्रत्येक वक्ता के लिए 3 मिनट का होता है और भाषण राउंड 6 मिनट का होता है प्रत्येक वक्ता के लिए, तो इसलिए इनके मार्किंग स्कीम भी जो होती है, वह जो अंक होते हैं वह इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि जो वक्तव्य की स्पीकिंग रेंज है जो कि 69 to 81 होती है, उसकी आधी प्रश्नोत्तर राउंड में अर्थात 34.5 से 40.5 होती है। अर्थात आपको जब एक अधिनिर्णायक होता है तो वह किसी वक्ता को उसके वक्तव्य के जो मार्क्स होता है वह 69 to 81 के बीच में देता है, और प्रश्नोत्तरी पे उसके जो उत्तर होते हैं, जब वह वक्ता अपने उत्तर के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह उत्तर देता है, तो उसके उत्तर कितने आपको सेटिस्फैक्टरी लगे और उनके साइड के प्रश्न आपको किस प्रकार से उसके उत्तर मिले, उस आधार पर 34.5 से 40.5 के बीच में अधिनिर्णायक आपको प्रश्नोत्तरी के राउंड के भी अंक देता है। यहाँ पर एवरेज स्पीकर स्कोर जो कि होता है वह प्रश्नोत्तर राउंड में 37.5 और वक्तव्य राउंड में 75 होता है। अर्थात यदि किसी ने बहुत एवरेज स्पीच दी है तो उसे आप 75 अंक दोगे स्पीकिंग के, और यदि किसी ने बहुत एवरेज से आंसर दिए हैं प्रश्नोत्तर राउंड में तो आप उसे 37.5 दोगे। यदि किसी ने एवरेज से कम स्पीकिंग की, अच्छी स्पीकिंग की है अथवा अपने समय सीमा से पहले ही उसने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया है और उसके बिंदु जो हैं वो किसी भी प्रकार से आपको तर्क वाले नहीं लगते हैं और वह अपने बिंदुओं को नहीं समझा पाता है, तो आप उसे 75 से कम दोगे। परंतु 75 से जितना जितना पीछे चले जाते जाओगे आप, उतना उतना उसकी स्पीच की आप क्वालिटी को गिराता हुआ मानते जाओगे। 69 मिनिमम स्कोर होते हैं। 69 आप तब दोगे जब कोई वक्ता आएगा और वहाँ पर अपने वक्तव्य में वह आकर के बस नमस्ते बोल करके चला जाएगा। 6 मिनट की स्पीच में बस उसने नमस्ते ही बोला है, तो आप उसको 69 स्पीकर स्कोर दे सकते हो। और 81 आप तब दोगे जब आपको लगेगा कि इस वक्ता ने अपने 6 मिनट की स्पीच में आज तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच दी है, तो आप उसे 81 का स्कोर दोगे। और उसके बीच में अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से एक स्पीकर स्कोर्स की रेंज होती है। और एवरेज 69 और 81 का जैसा कि आप जोड़ करके भी पता कर सकते हैं, 69 + 81/2 अर्थात 75, जो कि एवरेज स्पीकर स्कोर होता है। तो एवरेज वक्तव्य के लिए आप उसे एवरेज मार्क 75 देते हो। सेम चीज प्रश्नोत्तर राउंड में
आप स्पीकिंग रेंज को जस्ट आधा कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर एवरेज स्कोर 37.5 होता है। और बहुत किसी ने ऐसे उत्तर दिए हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने उन प्रश्नों के उतने अच्छे उत्तर नहीं दिए, तो 40.5 दोगे। और यदि किसी प्रश्न पे सारे के सारे प्रश्नों पे कोई वक्ता निरुत्तर हो जाता है तो आप उसे 30 जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले 34.5 यानी कि मिनिमम मार्क्स दोगे। इसके साथ ही साथ आपको एमओवी यानी कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री समझने की ज़रूरत है। मार्जिन ऑफ विक्ट्री दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः मार्जिन ऑफ विक्ट्री इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि पक्ष की साइड के सारे स्पीकर स्कोर्स आप जोड़ते हो, यानी कि पक्ष के दोनों वक्ताओं के आप स्पीकिंग के जो मार्क्स दिए थे आपने 69 to 81 वाली रेंज में, यानी कि उनके वक्तव्य के जो राउंड के मार्क्स थे दोनों स्पीकर्स के, वो जोड़ते हो, प्लस उन दोनों स्पीकर के जो एक एक स्पीकर के मार्क्स होते हैं प्रश्नोत्तर राउंड में, उसे आप जोड़ते हो। और इन चारों मार्क्स को, यानी कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के मार्क्स, उप प्रधानमंत्री के वक्तव्य के मार्क्स, प्रधानमंत्री के उत्तर के मार्क और उप प्रधानमंत्री के उत्तर के मार्क्स, इन सब को जोड़ करके आप जो टोटल सम होता है वो पक्ष के आप टोटल अंक मानते हो। और जो विपक्ष के ये जो चारों अंक होते हैं, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के स्पीच के अंक, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के स्पीच के अंक और दोनों के एक एक करके आंसर्स के अंक, तो आप उन सारे अंकों को विपक्ष की साइड जोड़ करके लिखते हो, तो वे आते हैं, वे टोटल स्पीकर स्कोर हो जाता है उस डिबेट का, उस वाद विवाद के लिए विपक्ष की ओर से। अब आप इन दोनों का अंतर करके मार्जिन ऑफ विक्ट्री निकालते हो। उदाहरण के तौर पर यदि पक्ष का टोटल स्कोर 225 आ रहा है और विपक्ष का 226 आ रहा है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो जाएगा 1, अर्थात एक के मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, एक के एमओवी के साथ विपक्ष यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि उसने एक अंक अधिक प्राप्त किया है टोटल। एमओवी का दूसरा तरीका यह भी होता है, जहाँ पर आप स्पीकर स्कोर्स के सम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हो, आप नॉर्मल एक एमओवी की रेंज को अपना मान करके उस प्रकार से आप एमओवी देते हो। उस रेंज में यह होता है कि आप सामान्यतः 0.5 से लेकर के 5 तक एमओवी देते हो, अथवा 1 to लेकर के 5 तक एमओवी देते हो अगर इंटीजर्स में देना है आपको। तो 5 का एमओवी अर्थात ऐसी डिबेट जहां पर पूरी तरीके से एक साइड ने दूसरी साइड को डोमिनेट कर लिया। और जब आप स्पीकर स्कोर्स भी दे रहे होते हो तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप स्पीकर स्कोर्स इस प्रकार से देते हो कि एमओवी आपका इतना भी ज़्यादा ना आ जाए कि पता चला आप 10 के एमओवी से किसी को जिता रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो होता है वह हमेशा लगभग यदि क्लोज डिबेट है तो 0.5, 1, 1.52 इन सब के अराउंड होता है, और अगर बहुत डोमिनेटिंग डिबेट है तो 4.5 के अराउंड रहता है। अब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संसदीय वाद विवाद के जो मोशंस होते हैं, जो विषय होते हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं और उसमें भार क्या होता है। तो संसदीय वाद विवाद में विषय किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। सामान्यतः वह हमारी सोसाइटी और ऐसे चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जो कि वाद विवाद का विषय बन सकते हों, हमारे इतिहास से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और यह लगभग सभी प्रकार के मोशंस को, सभी प्रकार के टॉपिक्स को अपनी रेंज में कवर कर लेता है। यहाँ पर जो मोशंस की वर्डिंग होती है, जो शब्द उनके चयनित किए जाते हैं मोशंस लिखने के लिए, उसमें सामान्यतः एक मोशन इस प्रकार से दिखता है कि सदन का मत है कि डैश 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 डैश, अर्थात उदाहरण के तौर पर कि सदन का मत है कि भारत में क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। अथवा मोशन यह भी हो सकता है कि सदन यह मानता है कि भारत सरकार को भारत की पूरी एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विषय इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि यह सदन भारत में नवीन शिक्षा पद्धति लागू करेगा, अथवा यह भी हो सकता है कि यह सदन भारतीय कानून व्यवस्था की निंदा करता है। यहाँ पर सदन, चूंकि मैंने आपको बताया कि कई बार सदन विषय में ही लिखा होता है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन भारत में
शिक्षण व्यवस्था की निंदा करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सदन जो है वो बुद्धिजीवियों का है, और यदि सदन नहीं दिया होता तो प्रधानमंत्री उसे निर्धारित करता है कि सदन किसका होगा और किस सदन में यह डिबेट हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर मोशंस के अकॉर्डिंग आपको अपना भार लेना होता है। पक्ष का सामान्यतः सिंपल सा एक भार होता है, वह होता है कि जो मोशन है उसे प्रूफ करना, और विपक्ष का भार होता है उसे डिसप्रूफ करना। अब जैसे कि मैंने वर्डिंग्स बताई थी पहले पहले उदाहरण के तौर पर, यदि मोशन है कि सदन का यह मत है कि भारत में गांजे के सेवन को बैन कर देना चाहिए, तो पक्ष का यहाँ पर भार हो जाएगा कि वह गिनाएगा कि भारत में गांजे के सेवन को क्यों बैन कर देना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होंगे। विपक्ष यहाँ पर यह बताएगा कि यहाँ पर गांजे के सेवन को बैन नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं बैन करना चाहिए और कैसे नहीं, और उसके क्या क्या फायदे होंगे। यदि यह मोशन है कि यह सदन भारत में नवीन शिक्षा पद्धति लागू करेगा, तो अब यहाँ पर पक्ष आकर के बताएगा कि कैसे लागू करेगा, उसके क्या क्या फायदे होंगे, क्यों लागू करना है। और विपक्ष का चूंकि यहाँ पर भार है उल्टा, जैसे कि हर बार उल्टा होता है, मोशन को निगेट करके, यानी कि मोशन में नहीं जोड़ के जो मोशन बनता है उसे प्रूफ करना होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आपने मोशन में नहीं शब्द जोड़ दिया कि यह सदन भारत में नवीन शिक्षा पद्धति लागू नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे उस प्रकार से बताना होता है कि वो कैसे नहीं लागू करेगा और क्यों नहीं लागू करेगा, उसे क्या लगता है कि क्या क्या वर्तमान नीति में विशेषताएं हैं, अथवा कौन सी एक उन सभी से भी बेहतर आपके पास अगर कोई मॉडल है, कोई अल्टरनेटिव है, तो आप वो भी बता सकते हो जिसके द्वारा आप पक्ष को डिस्प्रूव कर सको। इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है जिसकी लिंक आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप हमारे इस चैनल से यदि जुड़े रहेंगे तो हम संसदीय वाद विवाद से रिलेटेड अन्य वीडियो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे, और आगे आने वाली सीरीज़ में हम यहाँ पर एक मॉक डिबेट को वीडियो के फॉर्म में अपलोड करेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर तो मैंने आपको अपने द्वारा बताया कि कैसे कैसे होता है, वहाँ पर हम आप